सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की लास्ट हॉरिजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी श्रृंखलाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रोमेट। आज हम एस्ट्रोमास्टर यूके झा से पैराडाइम ऑफ नववंशा सीरीज के पार्ट 4 में कुछ गहन बात करने जा रहे हैं। एस्ट्रोमास्टर पूर्व की चर्चाओं के उपरांत जो भी निष्कर्ष हों, परंतु नववंश पुरातन काल से ही ऋषि परंपरा में भी ज्योतिष साधन का महत्वपूर्ण अंग रहा है और इस कारण नववंश में कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य भी छुपे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। हाँ, ये सच हो सकता है कि आधुनिक काल में नववंश पर अत्यधिक निर्भरता ऋषि प्रदत्त परंपरा से भिन्न रही हो, परंतु नववंश के स्वस्फुटित महत्व को हम नकार भी नहीं सकते। क्या आप नववंश की यही गूढ़ता पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि नववंश क्यों महत्वपूर्ण हो और इसमें से कौन से रहस्य हैं जिन्हें हम समझ सकें? एस्ट्रोमास्टर। आपने निश्चित रूप से यह एक विलक्षण प्रश्न किया है। सच पूछें तो इस प्रश्न की मुझे अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आपने पूछ के अच्छा ही किया। देखिए, सच्चाई तो यह है कि नववंश सचमुच में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है। अगर ऐसा न होता तो हम कारकांश आदि के निर्णय में नवमांस का सहारा नहीं लेते। नवमांस में कुछ खास निहित गुण के कारण ही ऋषियों ने कारकांश के चुनाव के लिए नवांश वर्ग का सहारा लिया है। लेकिन यह केवल कारकांश के निर्णय के लिए, या आप कह सकते हैं कि चर कारक आदि के निर्णय के लिए ही लिया गया है। इसकी जन्म कुंडली के विवेचन में इससे इस बात का महत्व नहीं बढ़ जाता है, क्योंकि कारकांश आदि का निर्णय एक बात है और नवमांस के सहारे कुंडली की व्याख्या दूसरी बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें आपस में मिलाया नहीं जा सकता है और इस विषय में कोई भ्रांति भी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कारकांश आदि के निर्णय के लिए नवमांस को ही क्यों चुना गया? इसका एक तो स्पष्ट कारण यह है कि नवमांस भाग्यांश या भाग्य के अंश को निरूपित करता है। और फिर सवाल उठता है कि भाग्य क्या है? तो भाग्य वास्तव में उन कर्मों का फल है जिसे जातक पिछले जन्म में भोग नहीं पाया, और उन्हीं कर्मों का फल इस जन्म में भाग्य के रूप में उपस्थित होता है जिसे जातक को भोगना है। देखिए, अगर विचार करें तो हम पाते हैं कि जीवन का अंत तो 8वें घर में हो गया। 8वें घर में शरीर का अंत हो गया है, आत्मा का नहीं। आत्मा का प्रयाण तो चालू है। तो 8वें घर का फल जो है वह हम 12वें घर में देखेंगे। और अगर मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो पुनर्जन्म अवश्यंभावी हो जाता है, क्योंकि मोक्ष इसलिए नहीं मिला कि कुछ कर्म ऐसे बचे हुए हैं जिनका फल अभी भोगना है, और उन फलों को भोगने के लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। जो जातक वर्तमान जन्म में भोगेगा, यह इसलिए है कि अशरीर अवस्था में आत्मा
कर्मों के फल को नहीं भोग सकता है। उसके लिए, भोग के लिए मेरा मतलब है, शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि शरीर वास्तव में आत्मा के लिए एक उपकरण है जिसके सहारे कर्म किया जाता है और कर्म फलों को भोगा जाता है। अब जो बचे हुए कर्म फल हैं उसकी तरंगें तो 12वें घर में हैं। अब वह कार्यान्वित होगी अपने से 10वें स्थान में, यानी कि 12वें स्थान से या 12 स्थान से 9वें स्थान में, क्योंकि वहां पर में उन अभुक्त कर्म फलों की ऊर्जाएं जो हैं केंद्रित हैं, और वही जब प्रकट होंगी फल के रूप में अपना अच्छा या बुरा फल लेकर के, तो उसे हम भाग्य कहते हैं। तो इसीलिए 9वें स्थान को भाग्य स्थान कहते हैं, या 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो इसीलिए जब हम जन्म कुंडली का 9वां भाग करते हैं या नवमांश बनाते हैं, तो वहां पर हमको भाग्य के अवयव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। अब आत्मा कारक वह ग्रह है जिसमें वो सारी तरंगें निहित हैं जो शरीरधारी आत्मा के अंदरूनी गुणों, प्रवृत्तियों, चेष्टाओं को निरूपित करती है। तो हम पाते हैं कि नवमांश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम ये भी जानते हैं कि नवमांश तुल्य राशि, राशि तुल्य नवमांश इत्यादि का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। यह सब नवमांश के महत्व को ही तो दर्शाता है। इसलिए हम यहां यह कहना चाहेंगे कि नवमांश को मैंने नकारा नहीं, न ही मैंने यह कहा कि नवमांश एक अनावश्यक वर्ग है। मैंने बस इस बात पर प्रश्न उठाया कि नवमांश को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है अनाप शनाप बातें कह करके कि कोई ग्रह नवमांश में उच्च का है और जन्म कुंडली में नीच का है तो उच्च का फल देगा, जन्म कुंडली में उच्च का और नवमांश में नीच का है तो नीच का फल देगा। ये सब अनावश्यक बातें जुड़ गई है। दूसरी बात है कि मैंने यह भी एक तरह से ज्योतिष जगत को जागरूक करने की कोशिश की है कि नवमांश के ऊपर जो यह अति निर्भरता कायम कर दी गई है वह बेकार है, और इस अति निर्भरता के कारण वर्ग ज्योतिष जो है वह खो गया है। सब कुछ कुंडली की सारी व्याख्या आप मात्र नवमांश से करने लगे हैं, जो ग्रंथ भी नहीं कहता है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे कोई भ्रांति उत्पन्न हो, लेकिन लोगों को चूंकि आदत हो गई है कि बिना नवमांश के वो व्याख्या ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको असुविधा या अशोकर्ज हो रहा है। देखिए, यह सब मात्र इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने वर्ग ज्योतिष को पूर्ण रूप से भुला दिया है। जानबूझ करके हम 10 वर्ग आदि वर्ग का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। हम ग्रहों के वैशेषिक अंश को देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, जबकि वहीं जाकर के हमको ग्रह के अंदरूनी गुणों के, प्रवृत्तियों आदि का एक सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। बड़गात बर्गम हमारी इस प्रवृत्ति के कारण हमेशा के लिए भुला दिया गया है, और मैं इस विषय पर कई बार बोल चुका हूं, इसीलिए इसको यहां ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन एक बात तो निश्चित है
कि जब तक हम वर्ग ज्योतिष का सहारा नहीं लेंगे, वर्ग ज्योतिष के सिद्धांत को, उसके दर्शन को अच्छी तरह नहीं समझ लेंगे, वर्गात वर्गम का प्रयोग करते हुए विभिन्न चीजों के लिए विभिन्न ढंग से 10 वर्ग नहीं बनाएंगे, तब तक हम एक भ्रांतिपूर्ण स्थिति में ही जीने को बाध्य रहेंगे और तब नवमसा हमारी मजबूरी बन जाती है, जिससे मिलता कुछ नहीं है, मात्र एक भ्रमित संतोष प्राप्त होता है कि हमने नवांश देख करके पूरी वर्ग ज्योतिष की इति कर दी। और यह निश्चित रूप से एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि भ्रामक और खतरनाक प्रयास है, जो पिछले 5, 6 या 7 दशकों में अनावश्यक रूप से ज्योतिष जगत में व्याप्त हो गया है। और वर्गात वर्गम की तो कोई बात ही नहीं करता है कि कैसे वर्ग से वर्ग निकालेंगे। कोई खास चीज देखना है तो उस चीज पर केंद्रित होकर के अपने ढंग से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कैसे 10 वर्ग को बनाएंगे, ये सारी बातें तो भुला दी गई हैं। कोई इस विषय में चर्चा भी नहीं कर रहा है। इसका मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपने वर्कशॉप में इस चीज को उदाहरण सहित बताने की कोशिश किया तो जितने लोग थे वह मुग्ध हो गए, क्योंकि वहां स्पष्ट दिखता है कि वो जब हम बनाते हैं उस हिसाब से 10 वर्ग, तो जैसे एक्सरे में या सीटी स्कैन में शरीर का बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं, वैसे ही 10 वर्ग में जाकर के जिस चीज के लिए हम 10 वर्ग बनाए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ग्रह का स्वरूप बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है। यह थोड़ा समय जरूर लेता है, थोड़ा कठिन भी लगता है शुरू में, लेकिन इसके फल बहुत ही सुंदर मिलते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि केवल नवमांस में न जाएं। देखें, ग्रंथ आपको वैशेषिक अंश 10 वर्ग आदि की बात किया है, षड्वर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग, षोडश वर्ग। आप जाइए उसमें वर्गात वर्गम का सहारा लीजिए, अपने ढंग से बनाइए और फिर देखिए। चलिए, अब मैं नवमांस के महत्व से संबंधित एक दूसरे विषय पे आता हूं। हम सब ने सुन रखा है, देख रखा है, उसकी चर्चा भी करते हैं, उससे फल भी निकालते हैं, और वह है 64वां नवमांस। 64वां नवमांस की हम काफी महत्व देते हैं और बात करते हैं, आखिर है तो वह नवमांस ही। लेकिन अगर गौर से देखें तो 64वां नवमांस है क्या? 64वां नवमांस गौर से देखने पे स्पष्ट हो जाता है कि यह 22वें दृष्कान का ही तो सूक्ष्म स्वरूप है। अब कुछ लोग, कुछ विद्वान जन, कुछ विद्वान ज्योतिषी जो वर्गात वर्गम के सिद्धांत से या तो परिचित नहीं हैं या लगाना नहीं चाहते हैं या उसे समझे नहीं हैं, वो 22वें दशकान और 64वें नवमांस का सहारा लेकर के अन्य वर्गों से, खास करके छठे घर से रिलेटेड, इसका भी संबंध निकालने लगे हैं, जो भ्रामक है। अगर वो वर्गात वर्गम के सिद्धांत को जानते तो ऐसा अनावश्यक प्रयास नहीं करते। लेकिन हम अपनी व्यक्तिगत छवि को उभारने के लिए कि हमने कुछ किया है, ये चीजें कर देते हैं, और ज्योतिष जगत में आजकल यह आम बात हो गई है। यह भी जो है ज्योतिष के लिए हानिकारक ही है। देखिए, पीछे मैंने कहा है अपने पिछले व्याख्यानों में कि हमारे पास 3 तरह के वर्ग हैं: अचर वर्ग, चर वर्ग और चराचर वर्ग। अचर वर्ग मुख्य हैं। वो 3 अचर वर्ग हैं: होड़ा, दृष्कान और पंचांश। और उसके बाद हमें 5 चर वर्ग मिलता है। उसे चर वर्ग इसलिए कहते हैं कि वह अचर वर्ग से बन जाता है। ये 5 चर वर्ग हैं: चतुर्थांश, षष्ठांश, अष्टांश, नवमांश और दशांश।
जैसे होरा का होरा चतुर्थांश है, होरा का दृष्काम षष्ठांश है, इसी प्रकार दृष्कान का दृष्कान नवमांश है। लेकिन इसके अलावा इन 5 चर वर्गों को एक स्वतंत्र स्वरूप भी ऋषियों ने दिया है, तो हम उसका भी सहारा लेते हैं। मतलब कि चतुर्थांश, षष्ठांश, अष्टांश, नवमांश और दशांश चर वर्ग से भी बन जाते हैं और इनका एक स्वतंत्र स्वरूप भी है। तो ये दोनों चीजें कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, इसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हम जल्दीबाजी करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। और जितने भी बड़े वर्ग हैं वह सभी चराचर वर्ग के अंदर आते हैं, क्योंकि वह चर और अचर वर्ग से मिलकर के बनता है और वह फिर कई तरह से बन सकता है। पुस्तकों में हमको एक ही टेबल दिया गया है, उसे नहीं लिया जा सकता है। यह मैं पीछे भी कई बार समझा चुका हूं। अब मैं बताऊं कि अचर वर्ग में भी दृष्कान एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण वर्ग है। दृष्कान पर में आप देखेंगे पुस्तकों में अनेक विवरण मिलता है, अनेक तरह के दृष्कानों के नाम मिलते हैं। पक्षी दृष्कान, सर्प दृष्कान या भुजंग दृष्कान, पाश दृष्कान इत्यादि इत्यादि। इनका अपना महत्व है। अब यहां पर में उन चीजों पर में बेहद चर्चा नहीं की जा सकती है। मैं यहां सिर्फ इतना कहूंगा कि चतुर्थांश और नवमांश भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चतुर्थांश होरा का होरा है और नवमांश दृष्कान का दृष्कान है। अगर आप देखेंगे तो एक दृष्कान में वास्तव में 2 षष्ठांश होते हैं, 3 दृष्कान होता है और 4 द्वादशांश होते हैं। इसका मतलब हुआ है कि दृष्कान का जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें हमारे सक्रियता का, हमारे पराक्रम का, हमारे प्रयत्नों का इत्यादि का सूक्ष्म स्पंद समाहित रहता है। तो नवमांश जिसमें हम भाग्य के तत्व को पाते हैं, उसमें हम यह भी इस नियम से पाते हैं कि वह मुख्य रूप से पुरुषार्थ, प्रयत्न आदि के तरंगों को भी अपने में समेटे हुए हैं, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य में जो कुछ है उसे भी पुरुषार्थ से ही हासिल करना पड़ता है और कर्म या प्रयत्न के द्वारा ही भाग्य फल घटित होते हैं। हम बैठ करके नहीं कह सकते कि भाग्य में है तो हो जाएगा। कहावत है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंत कार्यानि न मनोरथ नहीं सुपतस्य सिंहस्य प्रवसंति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद आके नहीं घुस जाएगा कि आपके भाग्य में जो है भोजन है और हमें, मेरे भाग्य में आपका भोजन बनना है, इसीलिए मैं स्वयं ही आपके मुंह में प्रवेश करने आ गए। ऐसा नहीं होता है। सिंह को बाहर निकल के उस परिस्थिति में भी शिकार के लिए जाना ही होगा। इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि भाग्य कर्म से, प्रयत्न से या पुरुषार्थ से बनता बिगड़ता है। पुरुषार्थ का प्रदर्शन हर समय आवश्यक है, इसलिए दृष्कान महत्व है। और पुरुषार्थ में भाग्य के क्या कहते हैं गुण जो हैं, भाग्य के तत्व अनुप्रविष्ट हैं, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। ज्योतिषी भाषा में हम कह सकते हैं कि दृष्कान जो है वह वास्तव में नवमसा के स्वरूप का निर्धारण करता है।
इसीलिए जब हम दृष्कान का दृष्कान लेते हैं तो वह नवमांस बन करके उभरता है, क्योंकि नवमांस में जो भाग्य तत्व है उसके पीछे होने वाला पुरुषार्थ जो है वह दृष्कान से ही हमें मिलता है। यहां पर मैं बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं द्वादशांश को नहीं ये करता हूं। मैं द्वादशांश को मना नहीं करता, लेकिन द्वादशांश चराचर वर्ग में आता है और वह भी एक महत्वपूर्ण वर्ग है। चराचर वर्ग में होने के कारण उसे कई तरह से बना सकते हैं और महत्वपूर्ण भी इसलिए भी है कि वहां भी पुरुषार्थ के प्रयत्न के अंश छुपे हुए हैं। गौर से देखें तो द्वादशांश क्या है? द्वादशांश वास्तव में चतुर्थांश का दृष्कान ही तो है। मैं इस विषय पर मैं कभी अलग से व्यापक चर्चा करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि द्वादशांश एक चराचर वर्ग है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वह चतुर्थांश का दृष्काम है या होरा के होरा का दृष्कान है, तो इस तरह से वह महत्वपूर्ण है। वर्गात वर्गम में आप जाएंगे तो पाएंगे कि जो वर्ग हैं उनका वही वर्ग बन जाता है, जैसे होड़ा का होड़ा, दृष्कान का दृष्कान, चतुर्थांश का चतुर्थांश इत्यादि। लेकिन दो वर्ग जो हैं अष्टांश और नवमांश, इनके अपने वर्ग नहीं बनते। जैसे अष्टांश का अष्टांश निकालेंगे तो विभाजन पूर्ण नहीं होता, नवमांश का नवमांश निकालेंगे तो विभाजन पूर्ण नहीं होता है। कारण यह है कि भाग्य के भाग्यांश जो है, भाग्य का अंश हर तरफ फैले होने के बावजूद भी उसका विघटन संभव नहीं है। यही चीज अष्टांश के साथ होते हैं कि मृत्यु के कारकों जो चारों तरफ बिखरे रहने के बावजूद भी उनका विघटन नहीं होता है। तो इस तरह से यह तय है कि नवमांश एक महत्वपूर्ण वर्ग है और मैंने नवमांश को नहीं नकारा। मैंने सिर्फ ये कहा कि इसके ऊपर जो अति निर्भरता कायम हो गई है उसकी जरूरत नहीं है और इसके साथ जो अनावश्यक तथ्य जोड़ दिए गए हैं वो भी भ्रामक हैं। वरना नवमांश एक महत्वपूर्ण वर्ग तो है ही और नवमांश के महत्व को मैंने अभी समझाने का प्रयास भी किया है।